हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी के आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 12th पीएचई का चैप्टर नंबर 1 विच इज़ मैनेजमेंट ऑफ स्पोर्टिंग इवेंट्स। इस चैप्टर में टोटल 5 टॉपिक पढ़ने हैं। फर्स्ट इज़ फंक्शनिंग ऑफ स्पोर्ट्स इवेंट्स एंड मैनेजमेंट, जिसमें हम प्लानिंग, कंट्रोलिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग के बारे में पढ़ेंगे। दूसरा है वेरियस कमिटीज़ एंड देयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। तीसरा फिक्चर्स एंड इट्स प्रोसीजर्स। चौथा इंटरम्यूनर एंड एक्सट्राम्यूनर। पाँचवा कम्युनिटी स्पोर्ट्स। तो चलिए सबको अच्छे से देखते हैं। तो देखिए यार, हम जब भी कोई स्पोर्ट्स इवेंट कराते हैं वो काफ़ी हमारे लिए काफ़ी बड़ी जिम्मेदारी रहती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे लोग आने वाले रहते हैं, दर्शक आने वाले रहते हैं, प्लस प्लेयर्स आने वाले रहते हैं, तो उनके लिए कुछ सुविधाएं करनी पड़ती है। तो आइए हम सभी सुविधाओं को देखते हैं कि हमें किसी भी इवेंट को कराने से पहले क्या क्या चेकलिस्ट बना के रखना चाहिए और क्या क्या चीज़ देखना चाहिए। तो पहला है फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनाइजिंग कमिटीज़। तो देखो, स्पोर्ट्स होने से पहले हमें एक टीम या फिर कमेटी तैयार कर लेना है जिसपे हम उनको अपना अपना ड्यूटी दे सकें। और दूसरा है इस्टेब्लिशमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, उनको अपना रोल बताना। तीसरा थीम ऑफ द थीम ऑफ द इवेंट रहने क्या वाला है, डेट ऑफ द इवेंट कब होगा, कहाँ पे होगा, और बजट कितना होगा, स्पॉन्सरशिप और मार्केटिंग कैसे करना है, इनविटेशन कैसे देना है टीम्स को और गेस्ट को, और भी चीज़ें जैसे कि कॉन्फर्मेशन ऑफ टीम्स, मतलब टीम आने के लिए तैयार है कि नहीं ये, और कुछ लॉजिस्टिक्स चीज़ें जैसे कि अकोमोडेशंस, रिफ्रेशमेंट्स, ट्रांसपोर्टेशन, ये सारी चीज़ें की सुविधा का हमें करनी पड़ेगी। और मेडिकल स्टाफ का ज़रूरी है यार, क्योंकि चोट वोट लग जाते हैं तो आप जानते ही हो। अगला है चेकिंग ऑन द स्पॉन्सर्स, जो स्पॉन्सर कर रहा हो गेम, उनके बारे में जानकारी लेना। प्लस हाँ, गेम्स के लिए ड्राइंग फिक्चर्स और लेआउट ऑफ फील्ड बनाना। मतलब फिक्चर हम आगे पढ़ने वाले हैं। इन शॉर्ट बता दूं कि जो कैसे हम राउंड्स निकालेंगे, कि कैसे हम प्लेयर्स को, टीम्स को आपस में खिलाएंगे, ये सारे फिक्चर्स में आते हैं और इसको हम आगे पढ़ेंगे। टेंशन बिल्कुल नहीं लेने का। रूल्स एंड रेगुलेशन सेट करना, फिर अरेंजमेंट ऑफ इक्विपमेंट और स्कोर शीट समझ गए होगे, और रेफरीज का अरेंजमेंट करना, प्राइजेस का अरेंजमेंट करना, और डायरेक्शन टू द स्टेडियम, और डेकोरेशंस करना, प्रैक्टिस और वार्म अप एरिया तैयार करना, और सिक्योरिटी और खासकर फोटोग्राफर्स, और अप्रूवल्स लेना, लाइसेंस लेना एनओसी से। तो चलिए अब हम देखते हैं मेन चीज़। अभी तो ये खाली इंट्रो था, अब यहाँ से मेन टॉपिक स्टार्ट होता है। देखो, स्पोर्ट इवेंट मैनेजमेंट करने के लिए हमें ये 5 चीज़ें ज़रूरी है। अगर हम ये 5 चीज़ कर लें तो हमारा स्पोर्ट्स इवेंट है ना, काफ़ी अच्छे जाने वाला है। पहला है हम प्लानिंग। देखो यार, चाहे गेम हो या लाइफ हो, हमें लाइफ को बेटर या फिर गेम को बेटर बनाने के लिए पहले से प्लानिंग करनी पड़ेगी। और प्लानिंग अगर एग्जाम में आ गई तो हम उसको डिफाइन कैसे करेंगे? प्लानिंग इज एन इंटेलेक्चुअल प्रोसेस ऑफ थिंकिंग इन एडवांस अबाउट सेटिंग ऑफ गोल्स एंड डेवलपिंग स्ट्रेटेजीज विच आर रिक्वायर्ड टू अटेन द गोल इफिशियंसी। हिंदी में देखें तो ये एक इंटेलेक्चुअल प्रोसेस है जिसे हम एडवांस में करके रखते हैं, ताकि जो फ्यूचर में जो इवेंट होने वाला है वो एकदम अच्छे से हो सके, और उसके लिए हम स्ट्रैटेजीज बना के रखें। ये होगा प्लानिंग। और एक और देख लेते हैं। प्लानिंग इज़ अ वे टू सिस्टमलाइज, डायरेक्ट एंड ऑर्गेनाइज द इवेंट्स और कॉम्पिटिशन्स एंड एक्सट्रैक्ट्स द एडवांटेज एंड बेनिफिट ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज। मतलब हमारे पास जो रिसोर्स है उसको सिस्टमाइज करके एक अच्छा इवेंट ऑर्गेनाइज करना, ये प्लानिंग होता है। और ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्लानिंग क्या क्या होते हैं, आइए देखते हैं। प्लानिंग हम आखिर करते क्यों हैं? तो पहला है ताकि हम टू कीप कंट्रोल ओवर ऑल एक्टिविटीज़ विच सजेस्ट द प्लानिंग एंड कंट्रोल ऑल कनेक्टेड विथ ईच अदर, ताकि हम सारी चीज़ों पे अच्छे से कंट्रोल कर सके, इसलिए हम प्लानिंग करते हैं। दूसरा, इट ऑल्सो हेल्प इन कीपिंग अ गुड कंट्रोल इन ऑर्गेनाइजिंग टूर्नामेंट। ये हमें एक अच्छा कंट्रोल देता है एक अच्छा टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज करने के लिए। तीसरा है रिड्यूस द चांसेस ऑफ मिस्टेक। देखो, गलती तो हर जगह होती ही रहती है, लेकिन उस गलतियों को कम करने के लिए हम प्लानिंग करते हैं। चौथा, इट सजेस्ट और द प्रोग्राम्स कैन बी कंडक्टेड विथ प्रॉपर कोऑर्डिनेशन विथ लीस्ट मिस्टेक्स rather फोकसिंग ऑन सक्सेस। मतलब वही यार कि गलती कम से कम हो, इसलिए हम प्लानिंग करते हैं। पाँचवा, टू प्रमोट इनोवेटिव आइडियाज़। देखो, किसी भी चीज़ के बारे में हम पहले से प्लानिंग करके रखते हैं ना, तो ऑटोमेटिक इनोवेटिव आइडियाज़ निकल के आते हैं, और इसलिए प्लानिंग करना ज़रूरी है। छठा, ये ऑब्जेक्टिव हो सकता है टू प्रोवाइड डायरेक्शन टुवर्ड्स गोल की तरफ एक डायरेक्शन देना, कि ये अगर हम ये करेंगे तो हमारा जो इवेंट होने वाला है वो काफ़ी अच्छा हो। टू रिड्यूस अनड्यू प्रेशर,
देखो, अगर हम अचानक से कोई भी चीज़ करेंगे तो हम प्रेशर में आ जाएंगे, लेकिन प्लानिंग करके रखेंगे तो ऑटोमेटिक, चाहे वो स्टडी हो या फिर स्पोर्ट इवेंट, वो अच्छा होगा। टू इंक्रीज द क्रिएटिविटी एंड इम्प्रूव एफिशिएंसी, पहले से अगर हम किसी चीज़ के बारे में सोच के रखते हैं तो ऑटोमेटिक दिमाग में नए नए आइडियाज़ आते हैं और हम और ज़्यादा क्रिएटिव बनते हैं। तो ये हो गए सारे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्लानिंग। अगला है ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूटिंग रिसोर्सेज, मतलब आपके पास जो रिसोर्सेज है उनको सही सही लोगों में बांटना है ताकि वो अपना काम सही से कर सकें। तो देख लेते हैं, दिस इंक्लूड्स डिस्ट्रीब्यूटिंग रिसोर्सेज एंड ऑर्गेनाइजिंग पर्सोनल इन ऑर्डर टू अचीव एंड द गोल्स एस्टैब्लिशमेंट इन प्लानिंग फंक्शन। मतलब हाँ यार, रिसोर्सेज को अच्छी जगह डिस्ट्रीब्यूट करके हम अपना जो स्पोर्ट इवेंट मैनेजमेंट का जो गोल है वो अच्छे से कर सके, वही ऑर्गेनाइजिंग कहलाता है। तीसरा है स्टाफिंग। तो स्टाफिंग को हिंदी में, सरल शुद्ध हिंदी में ये जान लो कि सही बंदे को सही काम देना। शुद्ध हिंदी तो नहीं था, कोई ना। दिस रिफर्स टू आइडेंटिफाइंग की स्टाफ पोजिशन एंड टू इंश्योर दैट द प्रॉपर टैलेंट इज सर्विंग दैट स्पेसिफिक जॉब ड्यूटी इन ऑर्डर टू अचीव द एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। मतलब अगर कोई बंदा उस काम, जो हम काम दे रहे हैं वो काम के लिए सूटेबल होना चाहिए, और इसके लिए हमें, मतलब वही सिंपल सा यार कि सही बंदे को सही काम देना, वो स्टाफिंग होगा। चौथा है डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग मतलब डायरेक्टिंग पर्सनल इज अ लीडरशिप क्वालिटी एंड इंक्लूड्स लेटिंग स्टाफ नो व्हाट नीड्स टू बी डन एंड ऑल्सो बाई व्हेन। तो डायरेक्टिंग मतलब होगा एक लीडरशिप क्वालिटी जो लीडर के पास होता है, वो सब लोगों को डायरेक्शन दिखाता है कि आप ये काम करो, ये काम करो, और यही होगा डायरेक्टिंग। इट इंक्लूड्स सुपरविजन ऑफ पर्सोनल विल साइमल्टेनियसली मोटिवेटिंग देम। देखो, अगर कोई गड़बड़ी हो गई इवेंट में तो लीडर का काम होता है उसको सही से ठीक करना, और जिनसे गलती हुई है उनको मोटिवेट करना क्या, और लोगों को उनका काम के बारे में कंट्रोल बताना। अब लास्ट प्रोसेस है कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग रिफर्स टू ऑल द प्रोसेसेस दैट लीडर्स क्रिएट टू मॉनिटर सक्सेस। देखो, कंट्रोलिंग का मतलब होगा सारी चीज़ों पे कंट्रोल रखना, और इसका डेफिनेशन आप देख ही सकते हो। और कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। द बेसिक फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट इज, तो इसका आंसर हो जाएगा प्लानिंग। अ गुड प्लान शुड नॉट बी ऑटोक्रेटिक। मतलब तीसरा क्वेश्चन है इन प्लानिंग डिफाइनिंग प्रोसीजर मीन्स, तो इसका आंसर होगा डिफाइनिंग कोर्स ऑफ एक्शन। अब हम देखते हैं, अब हम चलते हैं हमारे चैप्टर के दूसरे टॉपिक पे। दूसरा टॉपिक है वेरियस कमिटीज़ एंड देयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। इसमें हम डिफरेंट कमिटीज़ के बारे में जानेंगे और उनके रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बारे में जानेंगे। देखो, जब भी कोई स्पोर्ट्स इवेंट होता है तो बहुत सारे कमिटी साथ में मिल के काम करते हैं, तब जाके एक इवेंट सक्सेसफुली ऑर्गेनाइज हो पाता है। तो आइए हम उन डिफरेंट कमिटीज़ के बारे में जानेंगे जिनसे एक इवेंट, स्पोर्टिंग इवेंट अच्छे से बनता है। तो पहला है टेक्निकल कमेटी। तो इस टेक्निकल कमेटी में वो बंदे होते हैं, वो लोग होते हैं जिसमें टेक्नोलॉजीज इन्वॉल्व हुई रहती है, और ये टेक्नोलॉजीज ज़्यादातर किसके पास होती है? रेफरीज के पास होती है, जजेस के पास होती है, स्टार्टर्स, अंपायर्स, टाइम कीपर्स, इन ये सारे लोग इस कमेटी में आते हैं। और दूसरा है ट्रांसपोर्ट कमेटी। दिस कमेटी इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग द फैसिलिटीज रिगार्डिंग ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वेरियस टीम्स इफ द वेन्यू ऑफ स्पोर्टिंग इवेंट्स। देखो, ट्रांसपोर्ट कमेटी वो रिस्पॉन्सिबल होती है टीम्स को लाने ले जाने में सेफली। तीसरा है रिसेप्शन कमेटी एंड लॉजिंग कमेटी। तो ये कमेटी बेसिकली अपने खाने पीने के लिए, टीम्स के खाने पीने के लिए ध्यान रखती है और उनके रहने का व्यवस्था करती है। चौथा है बोर्डिंग कमेटी। ये कमेटी रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर मेकिंग नेसेसरी अरेंजमेंट फॉर प्रोवाइडिंग अकोमोडेशन एंड सर्विसिंग मील टू द स्पोर्ट्स पर्सन एंड अदर ऑफिशियल्स। तो इन शॉर्ट बोले तो जो मतलब कहीं भी किसी भी कमेटी को कोई कमी पड़े तो इस कमेटी के मेंबर्स बाकी लोगों को मदद करते हैं। ये होता है बोर्डिंग कमेटी। पांचवा ग्राउंड एंड इक्विपमेंट कमेटी। ये कमेटी सारे नेसेसरी इक्विपमेंट्स के बारे में रिस्पॉन्सिबल रहती है, और ग्राउंड में कभी भी कोई इक्विपमेंट की कमी होती है तो वो जिम्मेदारी इसी कमेटी का रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। छठा है मेडिकल एंड फर्स्ट एड कमेटी। ये कमेटी नाम से ही पता चल रहा है यार
कि अगर किसी को इंजरी हो तो फटाफट ये कमेटी वहाँ पे जाती है और लोगों को ट्रीट करती है। इन शॉर्ट, ये कमेटी मेडिकल असिस्टेंस प्रोवाइड करती है जो लोग पार्टिसिपेंट्स हैं उनको। और प्रोटेस्ट कमेटी, तो ये कमेटी देखती है कि कहीं पे कोई प्रोटेस्ट ना हो और कोई हंगामा ना हो। 8वां है मार्केटिंग कमेटी। मार्केटिंग कमेटी, ये कमेटी सारे जो मीडिया से रिलेटेड वर्क होते हैं ना, ये काम देखती है। और एक ये लाइन देख लेना यार, लियाइजन विद प्रिंट मीडिया, ये जैसे भी जहाँ पे भी आए तो आप मार्केटिंग कमेटी टिक कर देना। लियाइजन का मतलब हुआ मेल जोल विथ प्रिंट मीडिया, मतलब प्रिंट मीडिया के साथ अच्छे से मेल जोल करना। अगला कमेटी है फाइनेंस कमेटी। तो हमारा जो फाइनेंस कमेटी है ना, वो सारे बजट को संभालता है। 10वां रिफ्रेशमेंट कमेटी, इसको शायद हमने ऑलरेडी देख लिया। तो रिफ्रेशमेंट कमेटी, इस कमेटी में वो बंदे होते हैं जो लोगों को रिफ्रेशमेंट देते हैं, जैसे कि खाना वाना, ये इसमें आ जाएगा। एक हायरार्की देख लेते हैं कि स्कूल में कैसे कौन किसको कंट्रोल करता है। तो सबसे टॉप में रहते हैं प्रिंसिपल सर, फिर फिज़िकल एजुकेशन टीचर स्पोर्ट इवेंट के लिए, और फिर फिज़िकल एजुकेशन टीचर के नीचे काम करते हैं टीचर ऑफ स्कूल, और टीचर ऑफ स्कूल के नीचे हेड बॉय हेड गर्ल। तो ये सब मिल के मैनेज करते हैं कि स्पोर्ट इवेंट को। तो क्वेश्चन देख लेते हैं इससे रिलेटेड। द कमिटी रिस्पॉन्सिबल फॉर लियाइजन, इसका आंसर हो जाएगा विद प्रिंट मीडिया इज मार्केटिंग। और परचेस ऑफ स्पोर्ट इक्विपमेंट इज़ अ वर्क ऑफ, तो इसका आंसर हो जाएगा फाइनेंस कमेटी, क्योंकि उन्हीं के पास तो बजट रहता है ना, तो वही लोग परचेस करेंगे। तीसरा है पब्लिकेशन ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन शुड बी डन बिफोर प्री इवेंट, मतलब प्री इवेंट के पहले। अगला है टूर्नामेंट्स। तो टूर्नामेंट आखिर होता क्या है, आइए देखते हैं। अ टूर्नामेंट इज़ अ कंपटीशन इन्वॉल्विंग relatively large number of competitors all participating in a sports or game. It is a series of contests with several rounds in which many contestants compete individually or as a team to decide the winner. तो टूर्नामेंट बेसिकली एक सीरीज ऑफ कॉन्टेस्ट है जिसमें बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स एज अ टीम या फिर अकेले इंडिविजुअली आके compete करते हैं, ताकि वो जो कॉन्टेस्ट हैं वो जीत सके, वो टूर्नामेंट है वो जीत सके। और इन अदर वर्ड्स, टूर्नामेंट इज अ सीरीज ऑफ कॉन्टेस्ट इन विच a number of contestants compete with the one that travels through the final round or that finishes with the best record is declared the winner. तो यही यार, जैसे कि मैंने कहा कि सीरीज ऑफ कॉन्टेस्ट जिसमें पार्टिसिपेंट्स compete करते हैं एक दूसरे से, और जो उस कंपटीशन में अच्छे से अच्छा रिकॉर्ड बना पाता है, अच्छा अपना परफॉर्मेंस देता है, वो विनर हो जाता है। और इसके टाइप्स देख लेते हैं। तो बेसिकली टाइप्स ऑफ टूर्नामेंट 3 तरह के होते हैं। पहला नॉकआउट टूर्नामेंट। तो इन दिस टाइप ऑफ टूर्नामेंट द टीम वंस डिफीटेड गेट्स एलिमिनेटेड फ्रॉम द टूर्नामेंट। तो देखो, नॉकआउट टूर्नामेंट में ना, जब भी कोई टीम एक बार हारता है ना, तो वो उस कॉम्पिटिशन से एलिमिनेट हो जाता है। और अगला है लीग टूर्नामेंट। इन सिंगल लीग टूर्नामेंट ऑल पार्टिसिपेटिंग टीम्स compete once with each other, whereas in double league each team plays with every in double league. Each team plays with every in double other team twice without any consideration of victory or defeat. तो देखो, लीग टूर्नामेंट्स में ना, अगर सिंगल लीग है तो कोई भी टीम आई रहती है। मान लो मेरा कोई टीम है, तो मेरा कोई टीम अगर वहाँ पे मौजूद, वहाँ पे compete कर रहे हैं ना, तो वो सिंगल लीग टूर्नामेंट में सारे टीमों से एक एक बार खेलेगा, तब जाके एक विनर डिसाइड होता है। जो सबसे ज़्यादा पॉइंट बनाता है वो विनर डिसाइड होता है, उसको विनर मानते हैं। और डबल लीग में मान लो मेरा कोई टीम है, तो वो हर टीम से 2-2 बार compete करेगा, और जो सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस देगा वो टीम जीत जाएगा। तीसरा है कम्बिनेशन टूर्नामेंट्स। कम्बिनेशन टूर्नामेंट्स आर ऑर्गेनाइज्ड इन ग्रुप और जोनल मैचेस। तो कॉम्बिनेशन में आपका जो नॉकआउट है और लीग है, दोनों को कंबाइन करके टूर्नामेंट होता है। तो ये बेसिकली 4 तरह के होंगे। पहला है नॉकआउट कम नॉकआउट, दूसरा लीग कम लीग, तीसरा नॉकआउट कम लीग, और चौथा लीग कम नॉकआउट।
जैसे कि पहले में नॉकआउट, अगर एक बार आउट हो गया तो हो गया। दूसरे में लीग, और पहले में नॉकआउट फिर लीग, और चौथे में लीग। सब पहले एक टीम सारे टीम के साथ खेलेगा, फिर लास्ट में नॉकआउट होगा। तो यह था कॉम्बिनेशन ऑफ टूर्नामेंट। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगला है सीडिंग ऑफ टीम। The sorting of the teams and fitting them in the fixture so that stronger teams do not meet with each other in earlier round is known as seeding. This method is good if we know the real strong teams. तो देखो, सीडिंग का मतलब होता है बेसिकली सॉर्टिंग करना। सॉर्टिंग करना मतलब टीम्स को, स्ट्रॉन्गर टीम्स को ना स्ट्रॉन्ग टीम के साथ खिलाना, और वीक टीम्स को वीक टीम्स के साथ compete कराना। एग्जाम्पल देखते हैं तब अच्छे समझ में आएगा। देखो ये चार्ट देखो, इसमें इंडिया ऑस्ट्रेलिया सेमीफाइनल में ही compete कर रही है, मतलब स्ट्रॉन्ग पहले ही compete कर दे रही है, और आयरलैंड जिम्बाब्वे वीक पहले compete कर दे रही है। उसके बाद अब मान लो राउंड 1 में इंडिया जीत गया और आयरलैंड जीत गया, फिर दोनों जब फाइनल में compete करेंगे तो सबको पता ही होगा कि इंडिया जीतने वाला है रहेगा। ऐसा हो सकता है, प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है कि क्योंकि इंडिया की स्ट्रॉन्ग टीम है, इसलिए दर्शक कम आते हैं। इसलिए सीडिंग करके ना, जो स्टार्टिंग में जो वीक टीम्स होते हैं ना, उनके साथ स्ट्रॉन्गर टीम्स को compete कराते हैं, और लास्ट में स्ट्रॉन्ग वर्सेस स्ट्रॉन्ग टीम्स के लिए जगह छोड़ के रखते हैं। इसको जब हम सीडिंग करेंगे तो पहले इंडिया जिम्बाब्वे compete करेगा और आयरलैंड ऑस्ट्रेलिया compete करेगा। फिर इंडिया और ऑस्ट्रेलिया जीत जाएंगे, तो इस बार वर्ल्ड कप में तो इंडिया जीती ना यार, तो इंडिया को विनर बना देंगे। अगला है बाई। द एडवांटेज गिवन टू एन टीम यूजुअली बाई ड्रॉइंग अ लॉट एंड exempting it from the playing a match in the first round is known as buy. तो बाई देखो, एक बेसिकली एक एडवांटेज है जो किसी भी टीम को दिया जाता है ताकि वो फर्स्ट मैच ना खेले, मतलब उनको छुटकारा मिल जाता है फर्स्ट मैच खेलने से, वो डायरेक्ट सेकंड राउंड में पहुंच जाते हैं, तो इसी को बाई कहते हैं। और इसको निकालते कहते हैं, और इसको निकालते कैसे हैं आइए देखते हैं। द नंबर ऑफ बाइस आर डिसाइडेड बाई सब्ट्रैक्टिंग द नंबर ऑफ टीम्स फ्रॉम द नेक्स्ट नंबर विच इज़ इन पावर ऑफ 2। तो सबसे पहले हम पावर ऑफ 2 लिखेंगे। 2 की पावर 1 क्या होता है? 2, 4, 8, 30, 8 के बाद क्या आता है? 32, 8 के बाद 16, 16 के बाद 32, ऐसी पावर ऑफ 2 लिख लेंगे। फिर हम देखेंगे कि टोटल नंबर ऑफ टीम्स कितने हैं, और टोटल नंबर ऑफ टीम्स मान लो 7 है, तो 7 का अगला हाई पावर ऑफ 2 क्या होगा? 8। तो हम 8 से माइनस करेंगे, और तो माइनस करेंगे, जो रिजल्ट आएगा 1 आएगा ना, तो टोटल नंबर ऑफ बाइस कितने होंगे? 1। तो यही बाई निकालने का फॉर्मूला है। नेक्स्ट हायर पावर ऑफ 2 से ना नंबर ऑफ टीम को माइनस कर देंगे, तो बाई निकल जाएगा। इसको आगे देखते हैं, टेंशन ना लो। 3 टिप्स टू फाइंड नंबर ऑफ बाइस। सबसे पहले हम नंबर ऑफ टीम्स देख लेंगे, फिर नेक्स्ट हायर पावर ऑफ 2 लिख लेंगे। उसके बाद 2 का जो अगला पावर है ना, हायर पावर ऑफ जो अगला है, उससे हम नंबर ऑफ टीम्स को माइनस कर देंगे। तो ये था बाई निकालने का फॉर्मूला। तो उसके बाद हम देख लेते हैं कि फिक्सर आखिर बनाते कैसे हैं। तो मेथड ऑफ प्रिपेयरिंग फिक्सर्स ऑफ नॉकआउट टूर्नामेंट। तो फिक्सर मतलब बेसिकली ये जान लो कि हम कैसे टीम्स को आपस में खिलाने वाले हैं, तो ये होता है फिक्सर। और कैसे खिलाएंगे इसी का मेथड हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम टोटल नंबर ऑफ टीम्स पता करेंगे। मान लो टोटल नंबर ऑफ टीम्स n है, तो उसके बाद हम नंबर ऑफ मैचेस कैलकुलेट कर लेंगे। और नंबर ऑफ मैचेस कैलकुलेट कैसे करेंगे? जितने भी टोटल नंबर ऑफ टीम्स है उनसे 1 माइनस कर दो। मान लो n है, तो n से 1 माइनस करेंगे तो होगा n-1। फिर तीसरा स्टेप है कि टोटल नंबर ऑफ राउंड्स निकालेंगे। और टोटल नंबर ऑफ राउंड्स निकालते कैसे हैं?
तो उसके लिए सबसे पहले हमें नंबर ऑफ़ टीम्स प्लेइंग इन द टूर्नामेंट निकालना पड़ेगा, और दूसरा हाईएस्ट नियरेस्ट नंबर ऑफ द टोटल नंबर ऑफ पावर ऑफ टूस। तो देखो यार, नंबर ऑफ़ राउंड्स निकालने के लिए सबसे पहले हमें नंबर ऑफ़ टीम्स देखना पड़ेगा, और नंबर ऑफ़ टीम्स को जो नेक्स्ट हायर पावर ऑफ 2 है ना, मान लो नंबर ऑफ़ टीम्स आपके पास 5 है, तो नेक्स्ट हायर पावर ऑफ 2 क्या होगा, 2 की पावर 3। तो वो जो 3 है ना, वही आपका नंबर ऑफ़ राउंड्स होगा। आई होप आप समझ गए होंगे, और आगे हम इसको देखेंगे तो ज़्यादा क्लियर होगा। फिर अगला है मेथड्स ऑफ डिटरमाइनिंग द नंबर ऑफ टीम्स इन अपर हाफ एंड लोअर हाफ। देखो, अपर हाफ और लोअर हाफ में हम टीम्स को डिवाइड करेंगे। सबसे पहले हम नंबर ऑफ़ टीम्स लिखेंगे सीक्वेंस वाइज। उसके बाद मान लो आपका नंबर ऑफ़ टीम्स इवन में है, तो हम उसे n/2 कर देंगे, डायरेक्ट डिवाइड कर देंगे 2 से। उसे हम अपर हाफ और लोअर हाफ में डिवाइड कर सकते हैं। मतलब मान लो आपका नंबर ऑफ़ टीम्स 16 है, तो उसे हम 2 से डिवाइड करेंगे, उसके बाद हमें अपर हाफ और लोअर हाफ दोनों पता चल जाएगा। और अगर नंबर ऑफ़ टीम्स ऑड है, मान लो 17 है, तो तब हम n+1/2 करेंगे। इसके बाद हम अपर हाफ और लोअर हाफ में उस फिक्सचर को डिवाइड कर देंगे। फिर 5वां है नंबर ऑफ़ 22 है ना, उसको हम नंबर ऑफ़ 22 कैलकुलेट करेंगे, फिर उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। और नंबर ऑफ़ 22 को डिस्ट्रीब्यूट कैसे करते हैं, आइए देखते हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट बाई किसको देखते हैं, फर्स्ट बाई इज़ गिवन टू द लास्ट टीम ऑफ लोअर हाफ, लास्ट टीम ऑफ लोअर हाफ। ये जो मान लो ये अपर हाफ है, ये लोअर हाफ है, तो जो लोअर हाफ का जो लास्ट टीम है ना, हम उसे देंगे। फिर सेकंड इज़ गिवन टू द फर्स्ट टीम ऑफ अपर हाफ, आपका जो अपर हाफ में जो पहला टीम है उसे देंगे। फिर थर्ड बाई इज़ गिवन टू द फर्स्ट टीम ऑफ लोअर हाफ, लोअर हाफ का जो पहला टीम है उसे हम देंगे। चौथा है फोर्थ बाई इज़ गिवन टू द लास्ट टीम ऑफ अपर हाफ, और ठीक इसी तरह ऊपर नीचे नीचे ऊपर ऐसा करके ये प्रोसीजर आगे फॉलो होता जाएगा। तो ये था नंबर ऑफ बाइस को डिस्ट्रीब्यूट करने का तरीका। एक डायरेक्ट एग्जांपल से देखते हैं, तब जाके ज़्यादा समझ में आ गया। तो मान लो एक नॉकआउट फिक्सचर तैयार करना है 17 टीम्स का। तो सबसे पहले हम देखेंगे नंबर ऑफ टीम्स कितना है, टोटल नंबर ऑफ मैचेस n-1 17, टोटल नंबर टीम्स इन अपर हाफ 17 एक ऑड नंबर है ना, तो n+1/2, तो टोटल नंबर ऑफ टीम्स इन अपर हाफ आ जाएगा 9, और टोटल नंबर ऑफ टीम्स इन लोअर हाफ n-1/2। एक चीज़ बताना भूल गया था यार, कि लोअर हाफ में n-1/2 आएगा, और ऑटोमेटिकली अगर हम अपर हाफ निकाल लेंगे तो लोअर हाफ पता ही चल जाएगा। नंबर ऑफ 22 कैसे कैलकुलेट करेंगे, नेक्स्ट हायर पावर ऑफ 2, तो 17 के हायर पावर ऑफ 2 के पीछे आता है 32, तो 32 से हम 17 माइनस कर देंगे, कितना आएगा 15। तो ऐसे 22 कैलकुलेट करेंगे। फिर नंबर ऑफ 22 इन अपर हाफ, तो यहाँ पे एक फार्मूला यार, नंबर ऑफ 22 मान लो 15 है, 15 है, तो हम कैलकुलेट कैसे करेंगे, अपर हमें जानेंगे कैसे कि अपर हाफ और लोअर हाफ में कैसे 22 को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो उसके लिए भी फार्मूला है जस्ट अपोजिट किसका, नंबर ऑफ टीम्स इन अपर हाफ लोअर हाफ का। तो नंबर ऑफ 22 इन लोअर हाफ अपर हाफ का होगा नंबर ऑफ 22 -1/2, और नंबर ऑफ 22 इन लोअर हाफ होगा नंबर ऑफ 22 + 1/2। तो 15 है, तो अपर हाफ में कितना जाएगा, 15 - 1 7, 15 - 1/2 7, और नंबर ऑफ 22 इन लोअर हाफ 8 हो। और टोटल राउंड्स जैसे कि मैंने कहा, टोटल टीम 17 है, तो 17 का हायर पावर ऑफ 2 क्या है, 32, 32 2 का कौन सा पावर है 5, तो टोटल नंबर ऑफ राउंड्स कितना होंगे 5। तो यहाँ पे एक ड्रॉ नॉकआउट फिक्सचर ऑफ 5 टीम्स है, आप ये कैलकुलेट कर लेना। फिर अगला है लीग टूर्नामेंट। तो इस टूर्नामेंट में हमारा हर एक टीम से एक बार compete करता है, और डबल लीग में कोई भी टीम हर टीम से 2 बार compete करता है। और कुछ और मेथड है यार, कि हम कैसे टीम्स को आपस में खिला सकते हैं। पहला है साइक्लिक मेथड। तो इस मेथड में ना, तो देखो यार, साइक्लिक मेथड में अगर नंबर ऑफ़ टीम्स इवन है ना, तो नंबर वन टीम होता है ना, उसको एक लेफ्ट हैंड साइड कॉर्नर में आप फिक्स करके रखेंगे। फिर बाकी जो अदर टीम्स है ना, उसको असेंडिंग ऑर्डर में कंसेक्यूटिवली घुमा देंगे।
नीचे की तरफ फिर compete करेंगे एक दूसरे के साथ। नंबर ऑफ टीम इज़ ऑड, अगर नंबर ऑफ टीम्स ऑड है तो हम 22 को टॉप हैंड लेफ्ट टॉप में सॉरी राइट हैंड टॉप में फिक्स कर देंगे और उसके बाद टीम आपस में नीचे की तरफ compete करेंगे। इसको एग्जांपल से देखेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। और नंबर ऑफ राउंड्स होगा n-1। तो मान लो एक लीग फिक्सचर सिंगल लीग फिक्सचर है तो नंबर ऑफ टीम्स 4 हैं तो टोटल नंबर मैचेस कितने होंगे? अगर सिंगल लीग है तो n×n-1/2 ये फॉर्मूला है। अगर डबल है तो n×n-1 है ना, उसके नीचे का जो 2 है वो हट जाएगा अगर डबल लीग है तो यहाँ पे सिंगल लीग है तो इसका आंसर हो जाएगा 6 और नंबर ऑफ राउंड्स 4 है तो 3। तो इसको देख लेते हैं। लीग को हम राउंड रॉबिन टूर्नामेंट या फिर साइक्लिक मेथड के नाम से भी जानते हैं। तो इसमें हम पहले नंबर को फिक्स कर देंगे लेफ्ट हैंड साइड कॉर्नर में। उसके बाद बाकी जो टीम्स है ना उनको जस्ट ऐसे ही घुमाएंगे। पहला चौथे के साथ compete करेगा, दूसरा तीसरे के साथ compete करेगा, ऐसा। इसमें पहला चौथे राउंड 1 में पहला चौथे के साथ, दूसरा तीसरे के साथ, फिर राउंड 2 में पहला तीसरे के साथ और चौथा दूसरे के साथ, और राउंड 3 में पहला दूसरे के साथ, राउंड 3 में तीसरा चौथे के साथ। तो ये था। और अब हम देखते हैं ड्रॉ लीग फिक्सचर ऑफ 5 टीम्स। तो 5 टीम्स कैसे निकालेंगे? तो 5 नंबर ऑफ टीम्स ये है तो टोटल नंबर ऑफ मैचेस कितने होंगे? 5 का टोटल नंबर ऑफ मैचेस होगा कितना? n×n-1/2 तो 10 हो जाएगा और नंबर ऑफ राउंड्स 10। और राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 और राउंड 4, राउंड 5 कैसे निकालेंगे आइए देखते हैं। तो बाई को हम एक टॉप कॉर्नर में फिक्स कर लेंगे। फिर सारे टीम्स है ना वो एंटी क्लॉकवाइज घूमेंगी। देखो यहाँ पे पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा इस साइड घूम रहे हैं। फिर जो पांचवा ऊपर चला गया, फिर पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा ऐसे घूमेंगे। और जब तक सारे टीम्स एक साथ दूसरे के साथ खेल ना ले तब तक इसे हम घुमाएंगे। अगला मेथड है स्टेयरकेस मेथड। तो इस मेथड में जितने भी फिक्चर है ना उसे हम लैडर की तरह सजा देते हैं, इसलिए हम इसे स्टेयरकेस मेथड कहते हैं। तो इस मेथड में नंबर ऑफ नो बाई इज गिवन टू एनी टीम एंड देयर इज़ नो प्रॉब्लम ऑफ इवन और ऑड नंबर ऑफ टीम्स। तो इसमें हम बाई देते नहीं हैं और ना ही इसमें इवन और ऑड कोई झंझट रहता है। तो मान लो आपके 5 टीम्स टोटल है तो हम सबको स्टेयरकेस मेथड में जमाएंगे कैसे? 5 टीम्स हैं तो पहला दूसरा, पहला तीसरा, पहला चौथा, पहला पांचवा ये हो गया। ऐसे हम जमाएंगे। उसके बाद दूसरा तीसरा, दूसरा चौथा, दूसरा पांचवा, फिर एक स्टेप कम करके 3, 4, 3, 5 और लास्ट में 4, 5। तो ऐसे हम इस मेथड में हम ऐसे जमा देंगे और ये खाली लीग टूर्नामेंट में होता है दोस्तों। अगला यार ब्रिटिश मेथड। तो इस मेथड में विनर्स को ना डायरेक्ट 2 पॉइंट दिया जाता है और लूजर्स को 0। और जो जिस मैच में टाई होता है उसमें 1 पॉइंट दिया जाता है हर टीम को। ऐसे अमेरिकन मेथड में क्या होता है? मैचेस वॉन बाय टोटल मैचेस प्लेड इनटू 100। तो ये है अमेरिकन मेथड। अब आ जाते हैं कुछ नए टॉपिक में। अगला टॉपिक है इंट्रामुलर एंड एक्स्ट्रामुलर। तो आइए देखते हैं इसका मतलब क्या होता है। इंट्रामुलर का मतलब होता है, इंट्रामुलर 2 शब्दों से बना है, इंट्रा और मुलर। इंट्रा का मतलब होता है विद इन और मुरल लिस्ट का मतलब होता है वॉल, मतलब विद इन द वॉल। तो वो इवेंट्स जो विद इन द वॉल्स होते हैं, जैसे कि स्कूल के कैंपस में या फिर स्कूल इंस्टीट्यूशन के अंदर, तो उसे हम इंट्रामुलर कहते हैं। और इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है? ताकि हर एक स्टूडेंट को एक अपॉर्चुनिटी मिले, वो स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट कर सके, इस गेम्स में पार्टिसिपेट कर सके, और दूसरा वो अपना लीडरशिप क्वालिटीज डेवलप कर सके, फीलिंग ऑफ कोऑपरेशन डेवलप कर सके और प्रोवाइड मतलब दिमाग को थोड़ा फ्रेश रिक्रिएशन मिले। तो ये थे इंटरमीडिएट के ऑब्जेक्टिव्स। अगला है एक्स्ट्रामुलर्स। एक्स्ट्रामुलर्स मतलब आउटसाइड द वॉल। जो वो स्पोर्ट्स इवेंट्स या फिर वो कॉम्पिटिशन्स जो आउटसाइड द वॉल होते हैं, जैसे कि कोई जोनल में चला गया है और CBSE टूर्नामेंट्स, जैसे कि ये सारी चीज़ें
एक्स्ट्रामुलर्स में आएंगे। और ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एक्स्ट्रामुलर, तो इनके ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं आइए देखते हैं। टू प्रोवाइड एक्सपीरियंस टू स्टूडेंट्स। तो यार मैं भी लास्ट ईयर जोनल में गया था, नहीं CBSE DAV टूर्नामेंट में गया था, तो वहाँ मेरे को भी काफ़ी एक्सपीरियंस मिला। और टू प्रोवाइड स्टैंडर्ड ऑफ स्पोर्ट, स्पोर्ट का स्टैंडर्ड देखना, और टू ब्रॉडन द बेस ऑफ स्पोर्ट्स, स्पोर्ट्स का जो बेस है उसको बढ़ाना, और स्पोर्ट्समैन और फ्रेटर्निटी की भावना डेवलप करना। फ्रेटर्निटी मतलब भाईचारा। टू प्रोवाइड नॉलेज ऑफ न्यू रूल्स एंड एडवांस टेक्निक्स। देखो, अगर आप कोई टूर्नामेंट खेलने जाओगे बाहर के, तो आपको देखने का मिलेगा कि लोग कैसे खेलते हैं, उन लोग कैसा नया नया स्किल से खेलते हैं, ये सारी चीज़ें आपको सीखने को मिलेगा। लास्ट टॉपिक है हमारे इस चैप्टर का, कम्युनिटी स्पोर्ट्स एंड पर्पस एंड बेनिफिट्स। देखो, कई सारे स्पोर्ट्स और इवेंट्स कुछ पर्पस, कुछ स्पेसिफिक कॉज के लिए होते हैं, और हर कंट्री में अपने अलग अलग होते हैं यार। तो देखो, हर कंट्री कुछ कुछ स्पेसिफिक कॉज होता है और वो इवेंट करवाता है। इसमें लोग अवेयरनेस फैलाते हैं कि हम कैसे फिट रह सकते हैं, और कुछ स्पेसिफिक कॉज के लिए लोग स्पोर्ट इवेंट कंडक्ट करवाते हैं, या फिर यूनिटी, या फिर किसी हेल्थ एंड डिजीज़ से रिलेटेड जागरूकता फैलाते हैं स्पोर्ट इवेंट करा के। तो जैसे कि स्पोर्ट्स डे तो स्पोर्ट्स को बढ़ावा देने के लिए होता है। दूसरा, हेल्थ रन क्यों होता है, ताकि लोग हेल्थ रन, these are organized by health departments to know the standard of health in a country along with the raising funds and charity। तो इससे हम किसी भी जगह का हेल्थ स्टैंडर्ड देख सकते हैं कि वहाँ के लोग कितने हेल्दी हैं, और ये हेल्थ रन बेसिकली लोगों को हेल्थी बनाने के लिए करवाया जाता है। अगला है रन फॉर फन। तो इनका ये अवेयरनेस, ये मैसेज फैलाते हैं कि मासेस को, ताकि वो रन फॉर फन बेसिकली फिट रहने के लिए ये प्रोग्राम या फिर स्पोर्ट इवेंट कराते हैं, ताकि सारे लोग हेल्दी रह सकें, और वो भी एक्सरसाइज करें, हेल्दी रहें, उनके मोटिवेट करने के लिए रहते हैं। अगला है रन फॉर यूनिटी। देखो, कई जगह दंगे वंगे होते रहते हैं, तो रन फॉर यूनिटी क्या होगा, तो रन फॉर यूनिटी बेसिकली इसलिए ऑर्गेनाइज किया जाता है ताकि लोगों के बीच में यूनिटी, साथ मिल के दौड़ें और शांति आपस में शांति बनाए रखें। ऐसा रन फॉर यूनिटी का पर्पस रहता है। और अगला है रन फॉर स्पेसिफिक कॉज। जैसे कि कुछ नोबल कॉज हो गया, जैसे कोरोना वायरस हो गया, तो या फिर एड्स हो गया, एजुकेटिंग द गर्ल हो गया, कैंसर हो गया। तो ये सारी चीज़ों के लिए लोग साथ में स्पोर्ट इवेंट कराते हैं या फिर दौड़ते हैं। इससे लोगों में जागरूकता फैलती है और एक अच्छा एनवायरनमेंट, एक अच्छा सोसाइटी बिल्ड होता है। तो ये था यार हमारा चैप्टर। आई होप आपको समझ में आया होगा, और कुछ पी वाई आप पॉज करके कर लेना, और जल्दी मिलते हैं अगले चैप्टर में। टिल देन बी हैप्पी। जय हिंद।